व्हाट्स अप एवरीबॉडी, व्लॉग 2। एंड आज मैंने थोड़ा सेटअप कर लिया है अपने माइक कैमरा का। आज मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरी ऑडियो है वो ज़्यादा क्लियर हो। एक मेरे दिमाग में डिस्कशन चल रहा था बहुत टाइम से। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने रिग्रेट करी है आफ्टर बाइंग माई KTM Duke 390। एज अ स्टूडेंट मेरे को वैसे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है रिलेटेड टू इट्स फ्यूल इकोनॉमी। अच्छी खासी रेंज देती है ये और पावर भी अच्छी खासी है, तो इन दोनों चीज़ों में मैं सेटिस्फाइड हूँ। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी अखरती है कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लाइक जितनी ये बाइक प्रीमियम है उस हिसाब से तो बहुत कम सर्विस कॉस्ट है इसकी, बट स्टिल लिटिल बिट ऐसा फील होता है कि हाँ इसको कम कर सकते थे। जब मैंने ये न्यू बाइक ली थी तो मेरे को ऐसा लगा कि इसमें 1000 किलोमीटर बाद क्रूज़ कंट्रोल ऑन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। क्रूज़ कंट्रोल डे 1 से चलता है, पर मेरी बाइक में वो 1000 किलोमीटर इवन 1500 किलोमीटर तक नहीं चला था। रीज़न बीइंग कि जिस डीलरशिप से मैंने ये बाइक उठाई थी उन्होंने इसके क्रूज़ कंट्रोल के वायर होते हैं वो कनेक्ट तो कर दिए थे, बट इसमें कुछ शायद सॉफ्टवेयर में जाके उसको अनेबल करना होता है, वो उन्होंने नहीं करा था। तो जब मैं वो सर्विस सेंटर करवाने गया तो 2 सर्विस सेंटर्स वालों पे तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है इस बाइक में, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने 3rd सर्विस सेंटर जो चूज़ करा था उन्होंने बताया कि ये मतलब 1-2 बाइक्स में प्रॉब्लम आई थी, ऐसा मेजर है नहीं, आपको बस अपने सॉफ्टवेयर में जाके करना होगा। फिर उन्होंने खुद ही कर दिया था और ये बस 1 मिनट का काम नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स उसको 15 सेकंड लगे होंगे। उसने मतलब कुछ सेटिंग्स में जाके टॉगल वगैरह करा और वो हो गया, बस बात ख़त्म। इस बात के उसने मेरे से 100 रुपये चार्ज कर लिए थे, विच आई फेल्ट लाइक कि वो वर्थ इट नहीं था। इसको मैं चालू करवाने के लिए अलग से 100 रुपये दूँ, वो मेरे को थोड़ा अखरा था। बट या अदर देन दैट एवरीथिंग वाज ग्रेट। मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा था, फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस। इसमें थोड़ा बहुत जर्क है। अगर आपकी बाइक ऐसी है कि आपके पेरेंट्स उस बाइक को चलाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, लाइक वीक में एक बार वो निकालेंगे, तो या तो आपको अपना थोड़ा सा दिल टाइट करना पड़ेगा कि वो आपकी बाइक की बुराई करेंगे। और अगर आपको ऐसा है कि आपको सिर्फ KTM का 390cc का इंजन ही चाहिए, आपको कोई मतलब ऐसा मॉडल डिपेंड नहीं करता और बजट भी आपका ठीक ठाक है, तो आई से आप जाओ अपनी एडवेंचर की तरफ। एक तो उसमें कंफर्ट है, इंजन दोनों का सेम है, दोनों में ही सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत हद तक। हल्का फुल्का मैप में शायद उन्होंने ट्वीक करा होगा, बट ऐसा कुछ मेरे को मेजर फील नहीं हुआ। वो थोड़ी सी ऊंची भी है, थोड़ी कंफर्टेबल भी है, तो मेरे पापा उस पर खुश रहते हैं। मेरे चाचू ने निकलवाई थी अभी रिसेंटली ADV 390। उनके ऑल्दो अभी 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए नहीं हैं, और जैसे जैसे बाइक चलती जाएगी उतनी ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी। एक प्रॉब्लम जो ड्यूक 390 में आती है वो है हीटिंग। दैट्स बिकॉज कि इसकी जो ये फेयरिंग है साइड वाली, ये पूरी एक्सपोज्ड है, तो आपकी सीधी हीट ऊपर आके टिकती है। नज़ारे बहुत अच्छे भाई आज, एक तो वेदर भी ठंडा ठंडा हो रहा है, तो मज़े आ रहे हैं बाइक चलाने में। उड़ाऊंगा तेरे को, उड़ाऊंगा, हट जा उड़ाऊंगा। इसकी पेट्रोल इकोनॉमी की बात करें तो बहुत अच्छी इकोनॉमी है। अगर आप इसको चलाओगे, मतलब रेन मोड पे डाल के अगर आप चलाओ तो ये अच्छी खासी इकोनॉमी दे देती है। और मतलब देखा भी जाए ना तो 390cc का इंजन है इसका, उस हिसाब से बहुत अच्छी खासी रेंज देती है ये। लोगों ने ये हवा बना रखी कि भाई इसकी 10 की माइलेज है और ये है वो है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को हर दूसरे दिन पेट्रोल पंप पे जाके खड़े होना पड़ रहा है। एक बार इसको फुल करवाता हूँ, ये फ्री चल जाती है अच्छी खासी। इकोनॉमी तो इसकी बहुत अच्छी है, मैं ज़्यादा कुछ इस पर इकोनॉमी में बात करूँगा नहीं। अगर आप इसको लेना चाहते तो ले लो, फ्यूल इकोनॉमी का डर मत रखो, आपको ये बाइक सेटिस्फाइड ही रखेगी। अनटिल एंड अनलेस आपका तरीका बहुत ज़्यादा गलत है कि आप हाई ड्राइविंग करते हो, मतलब गियर चेंज होने के लिए बोल रहा है, स्टिल आप लगे पड़े उसको भूम 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 कर रहे हो। वो तो खैर इंजन पे भी इफ़ेक्ट करता है और आपकी फ्यूल इकोनॉमी तो ख़त्म होगी उससे। ऐसा ना, मेरे को ये जो टावर वाला व्यू है और ये ऐसा जो व्यू आता था, ये मेरे को याद है ट्रैफिक राइडर में आता था। वैसे मैं सच बताऊं तो इस बाइक को ख़रीदने के बाद मेरे को ज़्यादा रिग्रेट हो नहीं रहा है। बस मेरे को यही रिग्रेट है इस बाइक से रिलेटेड कि मेरे को मतलब इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मैं पेंट चाहता था कि मेरे को इलेक्ट्रिक ऑरेंज मिले। जब मैं लेने वाला था तो मेरे को इतनी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट सी हो गई कि मैं कहा छोड़ो यार, पेंट से क्या जा रहा है, पेंट तो 1-2 साल बाद हम चेंज करवा लेंगे। ओरिजिनल पार्ट्स ख़रीद के ये पूरा टैंक ऑरेंज करवा लूँगा, ये साइड के ट्रिम्स है इनको ऑरेंज करवा लूँगा। नाउ आई फील लाइक कि हाँ यार, अगर मैं 15 दिन वेट कर लेता तो मेरे को ऑरेंज कलर मिल जाता, फिर मेरे को इतना सब सोचना नहीं पड़ता। बट कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा लुक देता है वैसे तो ब्लैक कलर। लाइक लुक एट दिस बाइक ब्रो, इससे क्लीनेस्ट बाइक आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेगी मार्केट में इस प्राइस बजट में, जो कि
एक तो वर्थ इट भी लगता है क्योंकि इसमें फिर भाई एक तो इतना मोटा टायर, ये कितना सेक्सी लगता है। अगर इसका टेल टाइडी वाला सेक्शन हटा दें तो ये और ज़्यादा प्यारी लगती है। सिर्फ ये वाली लाइट और ये टायर मैंने जब एक्सपीरियंस करा था, जब मैं इसके अंदर टेल टाइडी चेंज कर रहा था, मेरे को सिर्फ इसमें थोड़ा सा ना फ्रंट से प्रॉब्लम है। इसमें जो मेरे को सिर्फ एक पॉइंट लगता है ना ख़राब, कि वो है ये पार्ट जो यहाँ पे ये है ना, ये इतना बहुत खाली लगता है। मेरे को इसमें एक प्रॉब्लम जो फील हुई वो है यहाँ पे ये, इसमें जैसे मैं हाई स्पीड में चलाता हूँ तो इसमें मच्छर टिकते हैं और फिर इसका ये प्लास्टिक पता ही नहीं कैसा है कि इस पर निशान पड़ चुके हैं। रिग्रेट्स मेरे को इस बाइक पे ज़्यादा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत परफेक्ट बाइक है। आप एक टीनेजर हो तो आपको इस बाइक के लिए फॉर श्योर जाना चाहिए। मना तो मैं किसी भी तरीके से नहीं करूँगा। एक दो जो मेरे को इसमें डिफेक्ट दिखे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, वो है इसका थोड़ा सा पेंट जॉब थोड़ा सा मतलब अच्छा हो सकता था। इसके टायरों पे मतलब पेंट चिपिंग हो रखी है तो मेरे को वो पसंद नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था KTM से, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। अगर एक बार को मैं एप्रिलिया लेता इसकी जगह और फिर वो करते तो मैं थोड़ा मान भी लेता कि भाई ठीक है, नई नई कंपनी आई है तो हो सकता है। बट यार KTM तो इंडिया में बहुत पहले से, और KTM की जो मेन मार्केट है वो इंडिया ही है, तो मुझे उनकी तरफ से ये थोड़ा अच्छा लगा नहीं। मैंने कई लोगों से बात करी है, कई नए ओनर्स जो थे जिन्होंने मेरे आसपास ही बाइक ख़रीदी थी, उन सबको एक चीज़ फील हुई है और वो है कि इसकी इंजन नॉकिंग। ऑल्दो इंजन नॉकिंग इसमें होती नहीं है, बट इसकी साउंड ही ऐसी है कि वो फील करवाती है कि इसमें इंजन नॉकिंग हो रही है, विच फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट गुड। बाकी मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है तो मैं इसके लिए ज़्यादा बुराई करूँगा नहीं, और कुछ ऐसा है भी नहीं बुराई करने के लायक। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पावर दे रखी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बस यही है कि अगर ये सिंगल सिलेंडर की जगह डबल सिलेंडर होती तो इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन कम हो जाती, थोड़ी साउंड अच्छी हो जाती, और फिर वही है कि जो एप्रिलिया करते रहते हैं वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते। मैं तो 18 ईयर्स का हूँ तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ बाइक को, मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ आज तक कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है बाइक। अगर आपको ऐसा है कि भाई मॉडिफिकेशंस करवाने अपनी बाइक में, तो इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपना टेल टाइडी लगाओ, और कई लोग करवाते हैं कि भाई अपने साइड मिरर्स हटाते हैं। फ्रॉम माय ओपिनियन ये बाइक इतनी ज़्यादा स्टडी है, अगर आप इसमें से ये हटाओगे ना तो आपको हल्का फुल्का शेक फील हो सकता है, जो कि ठीक तो नहीं है। देखो मत भाई कैसे बाइक लेके भागोगे क्या मेरी, आपको रिएक्शन तो मिल जाएंगे अच्छे खासे, जैसे ही देख रहे थे एडमायर कर रहे थे। जाने मन प्यार हो गया लगता है मेरे से। अगर आपको मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और आपके पास एक्सपीरियंस है 20,000 किलोमीटर्स का हाईएस्ट सीसी बाइक्स पे, या फिर ड्यूक 250 और GT 650 पे, तो आप इसके लिए बिगर कुछ सोचे समझे चले जाओ। इसमें आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। स्टार्टिंग के 1 वीक आपको लग सकता है कि ये थोड़ा ओवर पावर्ड है, क्योंकि इसमें जितना इंस्टेंट आपको थ्रॉटल मिलता है उतना GT नहीं देती है, और ना ही ड्यूक 250 देती है। ऑल्दो ड्यूक 250 आपको इसके लिए प्रिपेयर कर देगी। अगर आप ड्यूक 250 चला लोगे ना, कोई सी भी आज की जो नई आ रही Gen 3 या फिर Gen 2, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि कितनी पावर कंट्रोल कैसे करनी है, कितना थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्या कुछ होता है। बट अगर आप सीधे ड्यूक 390 पे आओगे तो डेफिनेटली ये बाइक आपके लिए घातक हो सकती है। अगर आप घर वालों के ताने सुन सकते हो कि भाई ये ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक नहीं है और इसमें झटके लग रहे हैं, तो आप इस बाइक के लिए सीधे चले जाओ। क्योंकि अब जैसे मेरे पापा कभी कभी चलाते हैं इसको, और जब भी वो चलाए तो हमेशा बोलते हैं कि बाइक बहुत स्टिफ़ है, इसमें कंफर्ट नहीं है, झटके लेती है। बट अब मैं पापा को अपने कैसे समझाऊं कि भाई ये इस बाइक के इंजन का नेचर है। ये बाइक बनी ही नहीं है कि आप इसको ऐसे स्लोली 20 की स्पीड पे चलाते रहो। ये बनी है कि किसी भी गेयर पे और यूँ आपको झटके दे के भगाती हुई ले जाए। अब ये बात मैं कैसे समझाऊँ अपने पापा को, वो भी अपनी जगह सही है, जो उनकी एज है उस हिसाब से भाई उनको कंफर्ट चाहिए। मेरी एज है, मेरे को कंफर्ट चाहिए ही नहीं, मेरे को पावर चाहिए। आप इसके लिए आराम से जाओ। एक दो चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, जैसे कि घर वालों के ताने, या फिर कोई पिलियन बिठा रहे हो आप, तो आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कम्फर्ट होगा और आपका पिलियन भी आपको गालियाँ देगा ही देगा। बट अगर आप ऐसे हो कि भाई आपको सिंगल घूमना है, जैसे कि मैं हूँ भाई, ना मेरी अभी बंदी है कोई, ना मेरे को घर वालों के तानों से अब इस पर फ़र्क पड़ रहा है, अब मैं लाइक यूज़ टू हो गया हूँ। जिस चीज़ के लिए मैंने इसको लिया है वो मेरे ये फुलफ़िल कर रही है, मेरे को तो कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वॉज इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।
क्या देख रहे हो अंकल? ओए पीपी